नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैं नौकरी की तलाश में 5 साल पहले मलेशिया चला गया था। जाते समय शुरू में मैं रोज अपनी पत्नी से बात करता था, लेकिन फिर काम में इतना बिजी हो गया कि हमारी बातें कम होती गई। एक दिन मैंने बिना किसी को बताए अचानक भारत वापस आने का फैसला किया ताकि सबको सरप्राइज दूं। घर पहुंचा तो दरवाजा मेरी पत्नी ने खोला, लेकिन वह मुझे देखकर खुश होने की बजाय घबरा गई। मुझे लगा शायद मेरी गैर मौजूदगी में कुछ गलत हो चुका है। फिर अचानक घर के एक कमरे से किसी मर्द की आवाज आ रही थी। गुस्से में मेरा खून खौलने लगा, मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर मेरी टांगों से जान निकल गई, क्योंकि जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान के दिल पर हमेशा के लिए छाप छोड़ जाते हैं। मेरी शादी का पहला दिन और पहली रात भी मेरे दिलो दिमाग में आज तक बिल्कुल ताजा है, जैसे कल की ही बात हो, जब मैं जिंदगी में पहली बार इतने खूबसूरत, इतने रंगीन और इतने मनमोहक सपने देख रहा था। मेरी पत्नी बहुत सुलझी हुई, शर्मीली, मासूम और सादगी पसंद लड़की थी। जब वह लाल जोड़े में सजकर पहली बार मेरे सामने आकर बैठी तो मुझे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया की खुशियां और सारी रौनक मेरे छोटे से आंचल में समा गई हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाज और एक दिल को लुभाने वाली सुर्खी चमक रही थी, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। हम दोनों ने उस रात अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर आसमान के चमकते तारों को देखते हुए अपने भविष्य के बहुत सारे सुंदर सपने बनाए थे। सुमन ने बहुत धीरे से मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा था कि उसे जिंदगी में किसी बड़ी गाड़ी, किसी बड़े बंगले या फिर बहुत सारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। उसे बस मेरा साथ चाहिए, और वह एक छोटे से कच्चे मकान में भी मेरे साथ भूखे पेट हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता लेगी। मैंने भी उसका नाजुक हाथ अपने हाथों में लेकर पक्का वादा किया था कि मैं उसे दुनिया का हर सुख दूंगा, उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा और उसकी मासूम आंखों में कभी एक आंसू नहीं आने दूंगा। शादी का वह पहला हफ्ता प्यार के एक सुंदर और जादुई सपने की तरह गुजर गया, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी और हर शाम एक नया सुकून और एक नई खुशी लेकर डलती थी। हम दोनों शाम के समय मोहल्ले की छोटी सी बाजार में पैदल घूमने जाते थे और रास्ते में आने वाली हर छोटी छोटी चीज पर हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते थे। सुमन को कुल्फी और आइसक्रीम बहुत पसंद थी, और जब भी मैं उसे आइसक्रीम दिलाकर लाता था, और हमारी यह छोटी सी हंसती खेलती दुनिया हमेशा इसी तरह आबाद रहेगी और समय का कोई तूफान हमें कभी अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन इंसान अपनी जिंदगी के बारे में जो कुछ सोचता है, समय बदल जाता है। हमारी शादी को अभी मुश्किल से 1 महीना ही गुजरा था कि मेरे पिताजी की तबीयत अचानक एक रात बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें दिल का तेज दौरा पड़ा था और उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि हमें उन्हें बचाने के लिए तुरंत शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल के रोजाना के खर्च इतने ज्यादा थे कि हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी और घर में मौजूद सारी नगद रकम कुछ ही दिनों में पानी की तरह खत्म हो गई। पिताजी की जान तो भगवान की कृपा से बच गई, लेकिन उनकी इस बीमारी ने हमारे सिर पर लाखों रुपए का ऐसा भारी कर्ज चढ़ा दिया जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मोहल्ले के सूदखोरों और रिश्तेदारों ने रोज हमारे घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। वे सुबह और शाम हमारे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते और ऊंची आवाज में अपनी रकम का तगाजा करते, जिससे पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो रही थी। पिताजी अपनी इस बीमारी की वजह से हमेशा के लिए बिस्तर से लग चुके थे और अब वह काम करने के काबिल नहीं रहे थे। घर में कमाने वाला और सबकी जिम्मेदारियां संभालने वाला सिर्फ मैं ही था। उनकी तनख्वाह इतनी कम थी कि उससे सिर्फ घर का राशन और पिताजी की महंगी दवाइयां ही मुश्किल से आ सकती थी। कर्ज उतारना तो बहुत दूर की बात थी। मैं रोज रात को जब अपने कमरे में जाता था तो सुमन के उस मासूम और मुरझाए हुए चेहरे को देखकर अंदर ही अंदर खून के आंसू रोता था कि मैं उसे वो खुशियां नहीं दे पा रहा जिनके मैंने उससे वादे किए थे।
वह अक्सर रसोई में अकेली बैठकर चुपके चुपके आंसू बहाती थी ताकि मुझे देखकर और परेशान ना कर सके। लेकिन मुझे उसके चेहरे की वह गहरी उदासी और अंदरूनी तकलीफ साफ नजर आती थी। एक दिन जब पानी सिर से ऊपर हो गया और कर्जदारों ने हमारे घर को नीलाम करने की खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी, तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह बहुत कठिन फैसला किया कि मुझे नौकरी की खातिर विदेश जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मेरे एक करीबी दोस्त ने मलेशिया में एक बहुत बड़ी निर्माण कंपनी में मेरे लिए वीजे का इंतजाम कर दिया था। जब मैंने यह बात अपने घर वालों को बताई तो पूरे घर में एकदम खामोशी छा गई। सुमन ने जैसे ही यह सुना वह निडाल होकर जमीन पर बैठ गई और उसके हाथ से चाय का कप छूटकर गिर गया। वह रोते हुए मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बेनती करने लगी कि भगवान के लिए मुझे इस तरह अकेला छोड़कर इतनी दूर मत जाओ। हम दिन में सिर्फ एक समय की सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे, हम दोनों भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन मैं आपके बिना एक पल भी नहीं जी सकती। आप यहीं अपने शहर में रहकर कोई भी छोटा मोटा काम कर लें, मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी, लेकिन मुझे विदेश की इस भयानक तन्हाई के हवाले मत करें। उसकी एक एक बात मेरे दिल को चाकू की तरह चीर रही थी, लेकिन मेरे सामने मेरे बूढ़े और बीमार पिताजी का लाचार चेहरा था और सिर पर चढ़ता हुआ लाखों का कर्ज था। मुझे अपने सारे जज्बात और अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों से मारना पड़ा और मैंने सुमन को रात भर रोते हुए समझाया कि यह सब हमारे ही बेहतर भविष्य के लिए है। मैं वहां जाकर दिन रात मेहनत करूंगा। वह दिन हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल और तकलीफदेह दिन साबित हुआ, जिसने हम दोनों को अंदर से तोड़कर रख दिया। मेरी माँ भी नहीं चाहती थी कि मैं विदेश जाऊं, लेकिन मेरी दोनों बहनों की शादियां भी तो मेरे सिर पर थी, इसीलिए मुझे विदेश जाने का फैसला करना ही पड़ा था। मैंने बड़ी मुश्किल से सुमन को समझाया था कि यह जुदाई बस कुछ समय की है और फिर मैं हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा और उसकी सारी मुश्किलें और तकलीफों को दूर कर दूंगा। फिर हमारी एक खूबसूरत जिंदगी होगी, हमारा एक अच्छा घर होगा। लेकिन सुमन का यही कहना था कि उसे यह सब कुछ नहीं चाहिए, वह बस मेरा साथ चाहती थी। लेकिन फिर घरेलू हालात की वजह से आखिर वह भी थक हार कर राजी हो ही गई। एयरपोर्ट पर जाने वाली उस उदास सुबह का नजारा मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक कभी नहीं भूल सकता। उस आखिरी रात हम दोनों में से कोई एक पल के लिए भी नहीं सोया था। सुमन पूरी रात रोते हुए मेरे कपड़े तैयार करती रही और उसके लगातार गिरते आंसू मेरे कपड़ों पर पड़कर उन्हें भिगो रहे थे। वह बार बार मेरी एक एक चीज को अपने हाथों से छू कर देखती थी, जैसे ज्यादा तलाश रही हो। जब सुबह की पहली किरण फूटी तो मेरी टैक्सी घर के बाहर आकर खड़ी हो गई और उसका हॉर्न सुनकर सुमन का दिल जैसे डूब गया। पिताजी ने रोते हुए अपने कमजोर हाथों से मुझे गले लगाया और माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कांपती आवाज में आशीर्वाद दिया। सुमन कमरे के दरवाजे के किनारे खड़ी बुरी तरह रो रही थी, उसका पूरा शरीर तेज हिचकियों से कांप रहा था। मैं जब उसके पास अलविदा कहने के लिए गया तो उसने अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया और उसके गर्म आंसू मेरे कुर्ते को लगातार भिगोते रहे। उसने मुझसे रोते हुए कहा कि विदेश के उस अनजान शहर में जाकर मुझे कभी भूल मत जाना, रोज मुझे फोन करना और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैंने अपनी आंखों से गिरते आंसू सुमन से छिपाने के लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं उस समय थोड़ा सा भी कमजोर पड़ गया तो मैं कभी उस जहाज में नहीं बैठ पाऊंगा। मैंने बहुत मुश्किल से सुमन का कांपता हुआ हाथ छोड़ा और अपना भारी बैग उठाकर तेज कदमों से बाहर खड़ी टैक्सी की तरफ बढ़ गया। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे मालूम था
कि अगर मैंने एक भी बार पीछे मुड़कर सुमन का वह रोता हुआ मासूम चेहरा देख लिया तो मेरे कदम वहीं पत्थर के बन जाएंगे। टैक्सी चल पड़ी और मैं खिड़की से अपने घर की दीवारों को खुद से दूर जाते हुए देखता रहा। एयरपोर्ट पहुंचकर जब मैं लाउंज में बैठा तो मुझे अपने आसपास मौजूद हर इंसान और हर चीज बिल्कुल अजनबी और पराई लग रही थी। जहाज जब आसमान में ऊपर उठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल और मेरी आत्मा भारत की उस मिट्टी में ही छूट गए और सिर्फ मेरा एक बेजान मिट्टी का शरीर उड़कर मलेशिया की तरफ जा रहा है। विदेश का यह सफर मेरी जिंदगी का वह मोड़ था जहां से वापसी का रास्ता बहुत लंबा और दर्दनाक था। कहने को तो परदेसी की जिंदगी सबको ही बहुत रंगीन और आराम भरी नजर आती है, लेकिन परदेसी असल में कैसी जिंदगी गुजारता है यह सिर्फ वही जानता है जिसने विदेश का दुख और तन्हाई झेली हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मलेशिया पहुंचकर जिंदगी का एक ऐसा भयंकर और कठिन दौर शुरू हुआ जिसका मैंने अपनी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे यहाँ मजदूर कैंप में एक छोटे से कमरे में जगह मिली जहाँ पहले ही 12 से 14 मजदूर रह रहे थे। उस कमरे में ना तो कोई सुकून था और ना ही कोई निजता थी। हर तरफ हर समय आदमियों का हजूम रहता था और एक अजीब सी घुटन और उबासी का माहौल था। अगले ही दिन मुझे काम पर भेज दिया गया। मलेशिया की वह तपती हुई तंदूर जैसी तेज धूप जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है और पाँव की त्वचा तपती हुई रेत और सीमेंट की वजह से बुरी तरह झुलस गई। शाम को जब मैं थका हारा निडाल होकर कैंप वापस लौटता तो मेरे शरीर का एक एक जोड़ दर्द की तीव्रता से चीख रहा होता था। वहां मुझे लोहे की भारी सलाखें उठानी पड़ती थी और सीमेंट की भारी बोरियां अपनी पीठ पर लादकर ऊंची बढ़ने वाली इमारतों की छतों पर चढ़ाना पड़ता था। शुरू के कुछ दिनों में ही मेरे नरम हाथों में बड़े बड़े खून के छाले पड़ गए, लेकिन उस तेज शारीरिक तकलीफ से 1000 गुना ज्यादा तकलीफ दे वह मानसिक तन्हाई और अपनों से दूरी थी जो मुझे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही थी। रात को जब सब मजदूर थकान की वजह से गहरी नींद सो जाते थे और कमरे में सिर्फ उनके खर्राटों की आवाजें गूंजती थी तो मैं चुपके से अपने बिस्तर पर लेटकर तकिए के नीचे से सुमन की वह पुरानी तस्वीर निकालता था और उसे अपने सीने से लगाकर घंटों चुपचाप रोता रहता था। मुझे याद आता था कि भारत में जब मुझे कभी हल्का सा सिर दर्द भी होता था तो सुमन कितनी ज्यादा परेशान हो जाती थी। वह पूरी रात जागकर मेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती थी और यहाँ विदेश में इतना तेज बुखार और शारीरिक टूट फूट के बावजूद मुझे सुबह अंधेरे ही उठकर काम पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि यहाँ काम ना करने का मतलब था नौकरी से हाथ धोना। विदेश की यह बेरहम जिंदगी इंसान को एक चलती फिरती मशीन बना देती है ताकि महीने के आखिर में पैसे घर भेजे जा सकें और कर्ज का बोझ हल्का हो सके। उन तमाम सख्त हालात और तकलीफों के बावजूद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत और जीने का एकमात्र सहारा सुमन का फोन था। शुरू के 1-2 सालों में मैं रोजाना काम से वापस आकर सबसे पहले सुमन को फोन करता था। उस जमाने में मोबाइल और इंटरनेट इतना आम नहीं था, इसीलिए मुझे अपनी कमाई से महंगे कार्ड खरीदकर पब्लिक बूथ पर एक लंबी कतार में लगना पड़ता था। मैं तपती हुई शाम को सारा दिन काम करने के बाद भी एक एक घंटा उस कतार में खड़ा रहता था ताकि सिर्फ कुछ मिनट के लिए सुमन की आवाज सुन सकूं। जैसे ही फोन की घंटी बजती और दूसरी तरफ से सुमन की वह लरजती हुई और प्यारी सी आवाज आती नमस्ते, तो मेरे दिन भर की सारी थकान और सारा दर्द एक सेकंड में गायब हो जाता था। हम दोनों फोन पर घंटों बातें करते थे। वह मुझे घर की एक एक छोटी बड़ी बात बताती थी कि आज उसने रसोई में क्या पकाया, माँ की सेहत कैसी है, पिताजी अब कितने ठीक हैं, मेरी बहनों की पढ़ाई वगैरह के बारे में और मोहल्ले पड़ोस में क्या हुआ। वह अक्सर मुझसे बहुत प्यार से पूछती थी कि आपने समय पर खाना खाया या नहीं, आप वहाँ क्या काम करते हैं, और मैं हमेशा उससे एक बहुत बड़ा झूठ बोलता था। मैं उसे कहता था कि मैं यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में
एक अच्छे अफसर की तरह मैनेजर हूँ और एक खूबसूरत एयर कंडीशन कमरे में कुर्सी पर बैठकर सिर्फ लिखने पढ़ने का काम करता हूँ। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। मैं ये झूठ सुमन से सिर्फ इसीलिए बोलता था क्योंकि मैं ये कभी नहीं चाहता था कि वह भारत में बैठकर मेरी इस कठिन मजदूरी, पाँव के छालों और तपती धूप की तकलीफ पर अपने आंसू बहाए। सुमन फोन पर अक्सर मेरी बातें सुनकर रो पड़ती थी और कहती थी कि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। रात को जब हमारे शहर में तेज हवा चलती है या तेज बारिश होती है तो मुझे अकेले कमरे में बहुत डर लगता है। आप कब हमेशा के लिए वापस आएंगे? उसके ये मासूम सवाल मेरे दिल में किसी तेज खंजर की तरह चुभते थे। मैं उसे झूठा दिलासा देता था कि बस थोड़ा सा कर्ज और बाकी है, वह उतर जाए तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सुमन अक्सर कहती थी कि मुझे अब नए कपड़े, अच्छे खाने या कोई जेवरात नहीं चाहिए, आप बस लौट आए। लेकिन मेरी मजबूरियां और सिर पर चढ़ा हुआ कर्ज का बोझ मुझे वहां बांधे हुए था। हालात ये थे कि मैं जो पैसे हर महीने घर भेज रहा था उससे घर का कर्ज धीरे धीरे उतर रहा था और पिताजी का इलाज भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। घर के हालात आर्थिक तौर पर सुधर रहे थे लेकिन मेरी अपनी जिंदगी का सारा सुकून और मेरी जवानी विदेश की उन तपती सड़कों पर तबाह हो चुकी थी। जब विदेश में मेरा तीसरा साल शुरू हुआ तो हालात और भी कठिन और पेचीदा हो गए। कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसकी वजह से उन्होंने तमाम मजदूरों के लिए ओवर टाइम लगाना बिल्कुल जरूरी कर दिया क्योंकि काम का बोझ हद से ज्यादा बढ़ चुका था। अब मुझे सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगातार साइट पर रहकर काम करना पड़ता था। इस तेज व्यस्तता और थकान की वजह से अब मुझे सुमन को फोन करने का समय नहीं मिलता था। जब मैं रात को देर से कैंप पहुंचता तो पब्लिक बूथ बंद हो चुके होते थे जहाँ फिर मेरे शरीर में इतनी हिम्मत ही नहीं बचती थी कि मैं 1 मिनट के लिए भी कतार में खड़ा हो सकूं। धीरे धीरे हमारा वह रोजाना का प्यारा रिश्ता हफ्ते में एक बार और फिर महीने में सिर्फ कुछ मिनट तक सीमित हो गया। जब भी कई दिनों बाद सुमन का फोन आता तो उसके लहजे में अब वह पहले जैसी चटपटी वह लाड़ और वह मोहब्बत नहीं होती थी बल्कि उसके लहजे में एक अजीब सी खामोशी और एक बहुत गहरी उदासी झलकने लगती थी। वह अब मुझसे यह भी नहीं पूछती थी कि आप कब वापस आएंगे, वह बस मेरी मजबूरियां सुनती और जी अच्छा कहकर बहुत जल्दी फोन बंद कर देती। मुझे उस समय लगता था कि शायद वह भी इस लंबी दूरी की आदी हो चुकी है और घर की खानदानी जिम्मेदारियां में व्यस्त हो गई है। लेकिन मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो उसकी इस गहरी खामोशी के पीछे छुपे हुए किसी बहुत बड़े तूफान को बिल्कुल नहीं समझ सका। मैंने सोचा कि घर में पैसे समय पर जा रहे हैं, सब कुछ ठीक ही होगा। मैंने अपने काम की रफ्तार और बढ़ा दी ताकि और रकम जमा कर सकूं, लेकिन अंदर से मैं सुमन की याद में हर पल तड़पता रहता था। त्योहारों के मुबारक दिनों में जब सब लोग अपने अपने घरों को फोन करके खुशियां मना रहे होते थे, मैं अपने बिस्तर पर चादर से मुंह छुपाकर अकेला रोता था। मुझे याद आता कि सुमन कैसे त्योहार की सुबह मेरे लिए अपने हाथों से सेवइयां और खीर बनाती थी और मेरे लिए कपड़े इस्त्री करके निकाल कर रखती थी। यहाँ त्योहार के दिन भी हमें कैंप की दाल रोटी खानी पड़ती थी। विदेश की यह सोनी तन्हाई ने मुझे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। मेरे बालों में सफेदी उतर आई और चेहरे पर समय की रेखाएं बहुत गहरी हो गई थीं। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक ही तड़प और एक ही उम्मीद थी कि किसी तरह यह 5 साल पूरे हो जाएं और मैं अपनी सुमन के पास वापस जाकर उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए बैठ जाऊं। यही वह एकमात्र तड़प थी जिसने मुझे इन 5 सालों में उस नरक जैसी जिंदगी में जिंदा रखा। वरना मलेशिया की इन तपती सड़कों पर तो इंसान की आत्मा कब की मर जाती है और सिर्फ एक चलता फिरता ढांचा बाकी रह जाता है। विदेश का चौथा और 5वां साल तो जैसे मेरी जिंदगी का वह सबसे अंधेरा दौर था। यहाँ दिन और रात का फर्क ही खत्म हो चुका था।
हर रोज सुबह वही लोहे की सलाखें, वही भारी सीमेंट की बोरियां और वही तपती हुई धूप जो इंसान की त्वचा तक को झुलसा देती है। सुमन का अब महीने में कभी कभार ही फोन आता था और उसका लहजा इतना ठंडा और अजनबी हो चुका था कि मुझे डर लगने लगा था। मैं अक्सर रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता था, क्या सुमन मुझसे तंग आ चुकी है? क्या वह मेरी इस लंबी जुदाई को अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही? मेरे दिल में कई तरह के शक और वहम जन्म लेने लगे थे, लेकिन मैं अपने काम की मजबूरियों में इस तरह जकड़ा हुआ था कि चाहकर भी भारत वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर मैं अधूरे काम में वापस चला जाता तो कंपनी मेरा पासपोर्ट और मेरी बची हुई तनख्वाह जब्त कर लेती और मैं अपने परिवार को दोबारा उसी कर्ज की दलदल में धकेल देता। मैं रात को भगवान से प्रार्थना करता रहता था कि हे भगवान, सुमन को सब्र देना और मेरे इस रिश्ते को बचाकर रखना, क्योंकि इस विदेश में मेरे पास सुमन की यादों के अलावा जीने का और कोई दूसरा सहारा नहीं था। जब 5वां साल खत्म होने के करीब आया और मेरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़ी कैद से रिहा हो रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 5 खूबसूरत साल उस विदेश की मिट्टी में दफन कर दिए थे, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं भारत वापस जाकर अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकता था और सुमन को वह तमाम खुशियां दे सकता था जिनका मैंने शादी की पहली रात उससे वादा किया था। मैंने अपने मैनेजर से मिलकर अपना अंतिम हिसाब करवाया, अपना पुराना सफरी बैग निकाला और उसमें सुमन के लिए खरीदे हुए कुछ सस्ते तोहफे और कपड़े बड़ी मोहब्बत से रखे। मैंने घर में किसी को भी अपने आने की खबर नहीं दी, क्योंकि मैं सुमन की आंखों में वह अचानक आने वाली खुशी की चमक देखना चाहता था। मैं सोच रहा था, जब मैं अचानक उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा तो वह खुशी से पागल हो जाएगी और पिछले 5 सालों का सारा गिला शिकवा और सारा दर्द एक सेकंड में भूलकर मेरे सीने से लग जाएगी। यही सब सुंदर और खूबसूरत बातें सोचते हुए मैंने मलेशिया एयरपोर्ट की तरफ कदम बढ़ाए और जहाज में बैठकर अपने वतन की तरफ उड़ान शुरू कर दी, जो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार सफर था। जहाज जब भारत की जमीन पर उतरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा, जो 5 साल से मलेशिया की तपती धूप में प्यासी भटक रही थी, अचानक उसे नई जिंदगी मिल गई हो। एयरपोर्ट की ठंडी हवा जब मेरे चेहरे से टकराई तो 5 साल की थकान और रातों की बेचैनी एक पल में गायब हो गई। मैंने जल्दी से अपना भारी बैग उठाया और कस्टम की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरकर एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। बाहर का माहौल वही था, वही शोर, वही चहल पहल और वही अपने वतन की मिट्टी की खुशबू जिसके लिए मैं 5 बरसों से तड़प रहा था। मैंने एयरपोर्ट के बाहर खड़ी टैक्सियों में से एक पुरानी टैक्सी वाले को रोका। टैक्सी वाला एक बुजुर्ग आदमी था जो बहुत मोहब्बत से मुस्कुराया और उसने मेरा बैग गाड़ी की डिक्की में रख दिया। टैक्सी जब एयरपोर्ट से निकलकर शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी तो मेरा दिल खुशी से नाच रहा था। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए लगातार सुमन के बारे में सोच रहा था कि जब मैं अचानक बिना बताए उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा तो उसकी खुशी का क्या आलम होगा। वह यकीनन हैरान रह जाएगी और शायद खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। रास्ते में जब हम शहर के केंद्रीय बाजार के पास से गुजर रहे थे तो मुझे अचानक याद आया कि सुमन को गुलाब के सुर्ख फूल बहुत पसंद थे। वह अक्सर शादी के शुरू के दिनों में मुझसे कहती थी कि जब भी आप शाम को घर आओ तो मेरे लिए गुलाब का फूल जरूर लाया करें। मैंने टैक्सी वाले से कहा, बाबा जी, गाड़ी को जरा 1 मिनट के लिए सड़क के किनारे रोक दें। बाबा जी ने गाड़ी रोकी तो मैं उतरकर सामने मौजूद फूलों की एक दुकान पर गया। वहाँ ताजा सुर्ख गुलाब महक रहे थे। मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे गुलाब के खूबसूरत फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता बना दो। दुकानदार ने बहुत अच्छे से सुर्ख गुलाबों को इकट्ठा किया और उनके चारों तरफ एक चमकदार कागज लपेट कर एक शानदार गुलदस्ता मेरे हाथ में थमा दिया।
फूलों की वह खुशबू मुझे सुमन की याद दिला रही थी। उसके बाद मेरी नजर बराबर में मौजूद एक बड़ी बेकरी पर पड़ी, जहां शीशे के काउंटर में तरह तरह की इम्पोर्टेंट चॉकलेट्स रखी हुई थी। सुमन को चॉकलेट भी बहुत पसंद थी। जब भी वह उदास होती थी मैं उसे चॉकलेट लाकर देता था और वह सब कुछ भूलकर मुस्कुराने लगती थी। मैंने बेकरी के अंदर जाकर सुमन की पसंदीदा चॉकलेट का एक बड़ा डब्बा खरीदा। अब मेरे एक हाथ में सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता था और दूसरे हाथ में चॉकलेट का डब्बा था। मैं दोबारा टैक्सी में आकर बैठ गया और बाबा जी से कहा कि अब गाड़ी जरा तेज चलाएं, क्योंकि मुझसे अब एक एक पल का इंतजार बारी हो रहा है। टैक्सी जैसे जैसे मेरे मोहल्ले के करीब पहुंच रही थी, मेरे दिल की धड़कनें उतनी ही तेज होती जा रही थी। मोहल्ले की वही पुरानी गलियां, वही कच्चे मकान और वही बच्चे जो गलियों में खेल रहे थे, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे समय ने कुछ भी बदला ना हो। टैक्सी आखिरकार मेरे घर के सामने आकर रुक गई। मैंने टैक्सी वाले बाबा जी को किराया दिया और अपना भारी बैग गाड़ी से बाहर निकाला। बाबा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब मैं अपने घर के पुराने लोहे के दरवाजे के सामने अकेला खड़ा था। मेरे एक हाथ में बैग था और दूसरे हाथ में सुमन के लिए खरीदे हुए फूल और चॉकलेट्स थीं। मेरा दिल उस समय इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे उसकी आवाज गली में खड़े किसी भी इंसान को साफ सुनाई दे रही होगी। मैंने कुछ सेकंड के लिए गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान सजाई और बहुत धीरे से दरवाजे की कुंडी बजाई। अंदर बिल्कुल खामोशी थी, कोई आवाज नहीं आई। मैंने दोबारा थोड़ा जोर से दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद अंदर से कदमों की आवाज आई, जो बहुत बेचैनी और जल्दी में लग रही थी। दरवाजे का ताला खुला और जैसे ही किवाड़ पीछे हुआ, सुमन सामने खड़ी थी। उसने रोजमर्रा का सादा सूती सूट पहन रखा था, उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। सुमन ने जैसे ही दरवाजे की ओर से बाहर झांका और मुझे देखा तो उसके चेहरे का रंग एक सेकंड में बिल्कुल उड़ गया। मैंने जिस खुशी, जिस चमक और जिस मुस्कान की उम्मीद पिछले 5 सालों से मलेशिया के मजदूर कैंप में बैठकर की थी, उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। सुमन मुझे देखकर खुश होने की बजाय, जहाँ मेरे गले लगने की बजाय बुरी तरह घबरा गई। उसकी आंखें डर और खौफ से फैल गई और उसके होंठ कांपने लगे। वह हैरानी की हालत में मुझे देखने लगी, जैसे उसके सामने किसी जिंदा इंसान को नहीं बल्कि किसी भूत को देख लिया हो। मैंने मुस्कुराते हुए फूल और चॉकलेट्स उसकी तरफ बढ़ाए और कहा, सुमन देखो, मैं वापस आ गया हूँ हमेशा के लिए। लेकिन उसने फूलों की तरफ देखा तक नहीं। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वह दरवाजे के बीच में उस तरह खड़ी हो गई जैसे वह अपना पूरा शरीर लगाकर अंदर का कोई राज छुपाने की कोशिश कर रही हो। गली में बिल्कुल सन्नाटा था और सुमन की यह तेज बेचैनी और डर मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा कर रहा था। क्या बात है, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई? और घर में बाकी सब कहाँ हैं? माँ पिताजी नजर नहीं आ रहे। सुमन ने अपने सूखे हुए होठों पर जुबान फेरी और बहुत लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, वो माँ पिताजी तो रिश्तेदारों की तरफ गए हुए हैं, घर में इस समय कोई नहीं है। सुमन की आवाज में एक अजीब सा लहजा था जो साफ महसूस हो रहा था। मैंने अपना बैग उठाया और अंदर दाखिल होने के लिए कदम बढ़ाया। तो सुमन ने मेरे रास्ते को रोकने की कोशिश की और बहुत जल्दी से बोली, आप अंदर कमरे में मत जाएं। रसोई में और कमरों में सफाई नहीं हुई, हर तरफ सामान बिखरा हुआ है। आप ऐसा करें, आप बाहर वाली बैठक में बैठिए, मैं वहां सफाई कर देती हूँ, आप वहां आराम करें। मैं सुमन की यह बात सुनकर बिल्कुल दंग रह गया। मैं अपने ही घर में 5 साल बाद वापस आया था, जहां मेरा अपना कमरा था, मेरी अपनी यादें थीं, लेकिन मेरी अपनी पत्नी मुझे अंदरूनी कमरों में ले जाने की बजाय बाहर की बैठक की तरफ धकेल रही थी। बैठक हमारे घर का वह हिस्सा थी जहां सिर्फ बाहर से आने वाले अजनबी मेहमानों
या मोहल्ले के लोगों को बिठाया जाता था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही घर में एक मेहमान बन चुका हूँ और सुमन मुझे अपनी ही रसोई और बेडरूम में जाने की इजाजत नहीं दे रही। मैंने हैरानी और थोड़े गुस्से से सुमन की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में बिनती और डर की एक ऐसी झलक थी कि मैंने खुद को काबू में रखा और सुमन की बात मानकर बाहर की बैठक की तरफ मुड़ गया। बैठक का दरवाजा गली की तरफ भी खुलता था और एक छोटा दरवाजा अंदरूनी आंगन की तरफ जाता था। सुमन ने जल्दी से बैठक का दरवाजा खोला और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। बैठक में धूल जमी हुई थी और हवा बिल्कुल बंद थी। मैंने अपना बैग एक कोने में रखा और लकड़ी के पुराने सोफे पर बैठ गया। सुमन ने मेरे हाथ से वो गुलाब के फूल और चॉकलेट का डब्बा इस तरह बेदिली से पकड़ा जैसे वो कोई फालतू चीज हो और उन्हें मेज पर रखकर वो जल्दी से अंदरूनी आंगन की तरफ चली गई। जाते ही उसने बैठक का वह दरवाजा जो अंदर घर की तरफ खुलता था उसे लगभग पूरा बंद कर दिया। बस एक छोटी सी दरार खुली रहने दी। मेरा दिमाग बुरी तरह घूम रहा था। 5 साल की विदेश की जिंदगी, तड़प और तन्हाई का यह सिला मिलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा था मैं घर जाऊंगा तो सुमन मेरे लिए पानी लाएगी, मुझसे ढेर सारी बातें करेंगी, सवाल जवाब करेगी, हम बैठकर बातें करेंगे। लेकिन यहाँ तो माहौल बिल्कुल उल्टा था। सुमन की वो घबराहट, उसका पीला पड़ता हुआ चेहरा और मुझे बैठक में मेहमान बनाकर बिठा देना, यह सब बातें किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही थी। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक अंदरूनी घर के एक कमरे से किसी मर्द की धीमी आवाज मेरे कानों से टकराई। वो आवाज बहुत ही दबी दबी और सरगोशी जैसी थी, लेकिन उस खामोश घर में वह बैठक की छोटी सी दरार से होती हुई मेरे कानों तक साफ पहुंच गई। वो आवाज किसी औरत की नहीं थी, वो यकीनन किसी जवान मर्द की आवाज थी जो सुमन से कुछ कह रहा था। वो आवाज सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली का एक जोरदार झटका लगा। मेरे सिर से लेकर पांव तक एक सनसनी दौड़ गई। मेरा दिल जो पहले खुशी से धड़क रहा था, अब गुस्से और गैरत की वजह से जोर जोर से हथौड़े मारने लगा। मेरे दिमाग में सबसे बुरे ख्याल आने लगे कि घर में कोई नहीं है, माँ, पिताजी और मेरी बहनें बाहर गए हुए हैं और सुमन मुझे अंदर जाने से रोककर बैठक में बिठा चुकी है। तो फिर उस बंद कमरे में वो मर्द कौन है और वो सुमन से इस तरह चुपके चुपके सरगोशियां क्यों कर रहा है? क्या मेरी पीठ पीछे इन 5 सालों में सुमन ने मुझे धोखा दिया है? क्या उसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है? गुस्से के मारे मेरा खून खौलने लगा और मेरी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मलेशिया में की जाने वाली मेरी 5 साल की वो हड्डी तोड़ मजदूरी, वो तपती धूप के छाले और वो रातों का रोना सब कुछ बेकार था, क्योंकि जिस औरत के लिए मैंने अपनी जवानी विदेश में गंवा दी, वो अपने ही घर के एक बंद कमरे में किसी दूसरे मर्द के साथ मौजूद थी। मेरा हाथ खुद ब खुद सोफे के बाजू पर जम गया और मैंने खड़े होने के लिए कदम बढ़ाए। अब मुझे साफ एहसास हो चुका था कि सुमन की इस घबराहट के पीछे कोई बहुत बड़ा और भयानक राज छुपा है और मेरे अपने ही घर की 4 दीवारी के पीछे कुछ बहुत गलत हो रहा था, जिसने मेरी पूरी जिंदगी को तबाही के मंजर पर ला खड़ा किया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय बिल्कुल थम गया है और मेरे इर्द गिर्द की हवा जहरीली हो चुकी है। अंदरूनी कमरे से आने वाली उस धीमी मर्दाना आवाज ने मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया था। पिछले 5 सालों से मैंने मलेशिया की इस तपती हुई तंदूर जैसी धूप में जो खून पसीना बहाया था, वह सब कुछ मेरी आंखों के सामने एक एक करके घूमने लगा था। मैं सोच रहा था, क्या मैंने इसी दिन के लिए अपनी जवानी विदेश के मजदूर कैंपों में गंवा दी थी? क्या मैंने इसीलिए अपने पाँव के छालों और शरीर के दर्द को छुपाकर सुमन को हर महीने पैसे भेजे ताकि वह मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही घर के अंदर किसी गैर मर्द को लाकर बिठा दे,
गुस्से और गैरत की एक ऐसी तेज लहर मेरे अंदर उठी कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मुट्ठियां इस कदर सख्त हो गईं कि मेरे नाखून मेरी अपनी ही हथेलियों में चुभने लगे। मैंने एक नज़र मेज पर रखे उन सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते और चॉकलेट के डिब्बे पर डाली, जो मैं इतनी मोहब्बत से सुमन के लिए खरीद कर लाया था। अब वह फूल मुझे किसी कब्रिस्तान की मिट्टी की तरह लग रहे थे और चॉकलेट का वह डब्बा मुझे अपनी ही बेवकूफ़ी का सबसे बड़ा सबूत नजर आ रहा था। मैंने एक पल भी सोचे बिना बैठक का वो दरवाजा जो अंदरूनी घर की तरफ खुलता था, उसे एक जोरदार झटके से पूरा खोल दिया। सुमन जो आंगन के एक कोने में खड़ी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, दरवाजे के उस धमाकेदार आवाज पर पूरी तरह उछल पड़ी और उसने डर भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मेरी सुर्ख और गुस्से से फटी हुई आंखों को देखकर वो समझ गई कि अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। उसका रंग जो पहले ही पीला था, अब बिल्कुल सफेद हो चुका था, जैसे उसके शरीर से किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। वो भागती हुई मेरे सामने आई और उसने अपने दोनों हाथ मेरे सीने पर रखकर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। उसकी आंखों से अब पागलों की तरह आंसू बह रहे थे और वह हिचकियां लेते हुए मुझसे विनती करने लगी कि भगवान के लिए मेरी बात सुनो, आप अंदर मत जाएं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप प्लीज बाहर बैठिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। लेकिन उस समय मुझ पर अंधा गुस्सा और गैरत का भूत सवार था। मुझे सुमन की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी और उसका यह रोंगटे खड़े कर देने वाला डर और मुझे बार बार अंदर जाने से रोकना मेरे शक को यकीन में बदल रहा था। मैंने सुमन की इस विनती को बिल्कुल रद्द कर दिया और अपने मजबूत हाथों से उसे झटके से एक तरफ कर दिया। सुमन दीवार से जा टकराई और रोते हुए जमीन पर बैठ गई, मगर मैं पीछे मुड़े बिना तेज और बजनी कदमों से उस बंद कमरे की तरफ बढ़ा। यहाँ से वो आवाज आई थी। आंगन से कमरे तक का वो कुछ फुट का फासला मुझे सदियों जितना लंबा लग रहा था। मेरे दिमाग में सबसे बुरे ख्यालों की एक पूरी जंग चल रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं अंदर जाकर उस मर्द की जान ले लूंगा और सुमन को भी नहीं माफ करूंगा। मैंने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा एक चीं के साथ खुला और सामने का जो नजारा मेरी आंखों के सामने आया, उसने एक ही सेकंड में मेरे पांव तले से जमीन निकाल दी। मेरे हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही जम गए और मेरे अंदर का वो उबलता हुआ गुस्सा और बारूद एक सेकंड में बर्फ की तरह ठंडा होकर गायब हो गया। सामने बेड पर कोई गैर मर्द नहीं बल्कि सुमन का छोटा भाई अनिल लेटा हुआ था। अनिल जो 5 साल पहले एक हंसता खेलता खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान था, अब वह बेड पर उस हाल में था कि उसका पूरा शरीर सूख कर सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बन चुका था। उसके सिर के तमाम बाल झड़ चुके थे। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और आंखें अंदर को धसी हुई थी। उसके बाजू में एक ड्रिप लगी हुई थी जिससे दवा धीरे धीरे उसकी कमजोर देह में उतर रही थी। बेड के पास एक बुजुर्ग डॉक्टर खड़े थे जिनके हाथ में एक बड़ा इंजेक्शन था और वह अनिल को वह दवा देने की तैयारी कर रहे थे। वह मर्दाना आवाज सुमन के किसी यार की नहीं बल्कि उस बूढ़े डॉक्टर की थी जो अनिल को तसल्ली देते हुए धीमी आवाज में कह रहे थे, बस बेटा थोड़ा सा हौसला रखो, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। मैं उस नज़ारे को देखकर बिल्कुल सन्न रह गया। मेरी टांगों से जैसे सच्ची जान निकल गई हो और मैं लड़खड़ाकर दरवाजे की चौखट के साथ जा लगा। सुमन जो पीछे से रोती हुई आ रही थी, वो जल्दी जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुई और अनिल के बेड के पास घुटनों के बल बैठकर उसका कमजोर हाथ अपने हाथों में लेकर रोने लगी। अनिल ने बहुत मुश्किल से अपनी बारी और आधी अधूरी आंखें खोली और दरवाजे पर खड़े मुझे देखा। उसके सूखे और प्यास से फटे होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आई। उसने बहुत धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, जीजा जी आप वापस आ गए। सुमन सिसकियां लेते हुए खड़ी हुई और उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी बेबसी और लाचारी थी जिसने मेरे दिल को 1000 टुकड़ों में काट दिया। वह रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे यह सब कुछ छुपाया
क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। जब हमारी शादी हो रही थी तो आपके ताया और चाचा ने मेरे गरीब परिवार की वजह से यह शर्त रखी थी कि शादी के बाद मेरा अपने मायके से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, और अगर मैंने उनसे कोई रिश्ता रखा तो वह इस शादी को तोड़ देंगे और आपके घर वाले मुझे कभी भी अपनाएंगे नहीं। मैंने अपने घर वालों और आपकी मोहब्बत की खातिर उस समय वो कड़वा घूंट पी लिया और चुप हो गई। लेकिन 2 साल पहले अचानक अनिल को ब्लड कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। माँ और पिताजी बूढ़े थे और उनके पास अनिल के महंगे इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं था। अस्पताल वाले लाखों रुपए मांग रहे थे और मेरा इकलौता भाई मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मौत के मुंह में जा रहा था। मैं अपनी माँ का एकमात्र सहारा और अपने भाई की जिंदगी को इस तरह खत्म होते नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। आप मलेशिया से जो पैसे हर महीने मुझे भेजते थे ताकि मैं यहाँ ससुराल का खर्चा चलाऊं और सुख की जिंदगी गुजारूं, मैंने उन पैसों में से चुपके चुपके 1-1 रुपया बचाना शुरू किया। मैं खुद भूखी प्यासी रहती थी। मैंने 5 सालों में अपने लिए एक नया कपड़ा तक नहीं खरीदा और उन पैसों से मैंने अनिल को शहर के उस बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ इसका इलाज चल रहा है। कल जब इसकी हालत ज़्यादा खराब हुई और अस्पताल का खर्चा हमारी पहुंच से बाहर हो गया तो मैं इसे चुपके से अपने इस घर के पिछले कमरे में ले आई ताकि यहाँ रखकर इसकी देखभाल कर सकूं, क्योंकि आपके घर वाले कुछ दिनों के लिए गए हैं। मैंने सोचा कि उनके आने से पहले मैं यहाँ अनिल का इलाज करवा लूंगी। डॉक्टर साहब रोज यहाँ आकर उसका मुआयना करते हैं और इसे दवाई देते हैं। जैसे ही आपके घर वाले वापस आएंगे मैं अनिल को वापस अपने घर छोड़ आऊंगी। मेरे भाई की वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। सुमन की यह बात मेरे कानों में पिघलते हुए शीशे की तरह उतर रही थी और मुझे अपने आप पर इस कदर तेज शर्मिंदगी और अफसोस हो रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने उस पाक दामन और सच्ची लड़की पर शक किया था जो अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए अकेली दुनिया और इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही थी। मैंने सोचा था कि वो मुझे धोखा दे रही है, जबकि वह एक बीमार की जिंदगी की लौ को बुझाने से बचा रही थी। और उससे भी बड़ी हैरानी और अफसोस की बात यह थी कि मेरे परिवार वालों ने ऐसी घटिया शर्त रखी थी जिसका मुझे खुद भी पता नहीं था। ना ही मेरी पत्नी ने मुझे कभी यह बात बताई थी कि उसके मायके जाने पर मेरे घर वालों ने पाबंदी लगाई थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अनिल के बेड के करीब गया और मैंने उसके सूखे और कमजोर हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया। मेरी आंखों से अब पछतावे के आंसुओं का सैलाब बह रहा था। मैंने सुमन की तरफ देखा और रोते हुए कहा, सुमन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ कि मैंने अपनी इस मासूम पत्नी के बारे में इतना बुरा सोचा। तुमने मुझे गैर क्यों समझा? अगर तुम मुझे एक बार बता देती तो क्या मैं अपने भाई के इलाज के लिए अपनी जान ना दे देता? मैं मलेशिया में दिन रात एक कर देता, मैं और मजदूरी कर लेता, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह अकेले इस यातना से गुजरने ना देता। ना ही तुमने मुझे कभी यह बात बताई कि मेरे परिवार वालों ने तुम पर इतनी कड़ी शर्त थोपी थी। और गरीब होना कोई गुनाह तो नहीं है। कोई भी किसी लड़की को उसके माँ बाप से मिलने से नहीं रोक सकता। यह तुम्हारा हक है और कोई भी इस हक को खत्म नहीं कर सकता। सुमन ने अपने आंसू पोंछते हुए बहुत मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मैं आपको मलेशिया में और परेशान नहीं करना चाहती थी। आप पहले ही वहाँ हमारे पूरे परिवार के लिए इतनी कड़ी धूप में 12-13 घंटे सख्त मजदूरी कर रहे थे। अगर मैं आपको यह बात बता देती तो आप वहाँ मानसिक तौर पर टूट जाते और काम करने के काबिल ना रहते। मैंने सोचा था कि मैं अकेली ही यह दुख झेल लूंगी और जब अनिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो मैं आपको खुद सब कुछ बता दूंगी। सुमन की इस कुर्बानी और उसकी इस सोच ने मेरी नज़रों में उसका मुकाम इस कदर ऊंचा कर दिया कि मुझे लगा जैसे वह कोई आम औरत नहीं बल्कि कोई फरिश्ता है जो मेरी जिंदगी में आया है। बूढ़े डॉक्टर साहब ने अपनी ऐनक सही की और मेरी तरफ देखकर बोले,
बेटा तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसी नेक पत्नी मिली है। अगर सुमन पिछले 2 सालों में से इस लड़के के साथ दिन रात सेवा ना करती और अपनी जान मारकर इसके इलाज के पैसे जमा ना करती तो यह लड़का कब का दुनिया से जा चुका होता। इसने वाकई एक बहन होने का हक अदा कर दिया है। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। मैंने सुमन के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे यकीन दिलाया कि अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वह मेरे ताया हो, चाचा हो या कोई और। मैं वापस आ गया हूँ और अब अनिल का इलाज मैं खुद अपनी निगरानी में करवाऊंगा। मैं अपनी सारी जमा पूंजी इसके इलाज पर लगा दूंगा, लेकिन अपने इस भाई को दोबारा और इसी तरह हंसता खेलता देखूंगा जैसे वह 5 साल पहले था। अनिल ने मेरी बात सुनी तो उसकी धसी हुई आंखों में जिंदगी की एक नई चमक आई और उसने बहुत प्यार से मेरा हाथ दबाया, जैसे उसे अब यकीन हो गया हो कि उसकी अकेली बहन को अब एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया है और अब उसे मौत से डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन मुझे यह सच्चाई मालूम हुई कि शक इंसान की अक्ल को अंधा कर देता है और इंसान गुस्से में आकर अपने ही प्यारों के खिलाफ गलत सोच लेता है। उस दिन से हमारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला था, जहाँ सिर्फ एक दूसरे के लिए सच्चा सुकून बाकी था। कभी मैं अतीत में झांकता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कि यह कौन से परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो यह फैसला करते हैं कि एक लड़की अपने माँ बाप से मिल सकती है या नहीं, या फिर वह महीने में कितनी बार अपने घर जा सकती है। क्या किसी भी औलाद को उसके माँ बाप से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत हो सकती है? अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने ही माता पिता से मिलने के लिए किसी की अनुमति लेनी पड़ती हो? उस दिन के बाद हमारी जिंदगी सच में बदल गई। अनिल का इलाज मैंने पूरी जिम्मेदारी से अपने हाथ में ले लिया। डॉक्टर साहब की सलाह पर हमने उसे फिर से अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। मैंने मलेशिया में जमा की हुई अपनी सारी पूंजी उसके इलाज पर लगा दी। कई महीने तक रोज अस्पताल के चक्कर लगे। सुमन दिन रात उसके पास बैठी रहती। कभी कभी थकान से उसके चेहरे पर काले घेरे पड़ जाते, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती थी। मैंने देखा कि एक बहन का प्यार कितना बड़ा होता है। अनिल धीरे धीरे सुधरने लगा। उसके बाल फिर से उगने शुरू हुए, चेहरे पर रंग लौटा और एक दिन वह खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर मुस्कुराया। जब अनिल पूरी तरह ठीक हो गया तो मैंने घर में सबको इकट्ठा किया। माँ, पिताजी, बहनें, ताया, चाचा सब मौजूद थे। मैंने साफ शब्दों में कहा, आज से कोई भी इस घर में किसी लड़की को उसके माँ बाप से मिलने से नहीं रोकेगा। गरीबी कोई अपराध नहीं है। सुमन ने हमारे परिवार के लिए जितना कुछ किया है उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। अनिल मेरा भी भाई है। अब से यह घर सबका है। ताया चाचा पहले कुछ बोलने वाले थे, लेकिन माँ ने आंखें तरेर कर देख लिया तो सब चुप हो गए। पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा तुमने सही किया। कुछ महीनों बाद मैंने शहर में एक छोटी सी दुकान खोल ली। मलेशिया की तपती धूप और भारी बोरे अब सिर्फ याद रह गए थे। सुमन दुकान में मेरी मदद करती। शाम को हम तीनों, मैं, सुमन और अनिल बाहर बैठकर चाय पीते। अनिल अब कॉलेज जाने लगा था। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, बहन अगर तुमने मुझे बचाया ना होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। सुमन की आंखें भर आई लेकिन वह मुस्कुरा दी। साल बीतते गए, हमारे घर में खुशियाँ लौट आई। एक दिन सुमन ने मुझे बताया कि वह माँ बनने वाली है। उस रात हम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे शादी की पहली रात। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि असली मोहब्बत शक नहीं विश्वास है और त्याग सबसे बड़ा प्यार है। सुमन ने सिर मेरे कंधे पर रखा और धीरे से बोली, अब कोई जुदाई नहीं होगी, ना दूरी की ना शक की। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि वो 5 साल सिर्फ परीक्षा थे। परीक्षा जिसमें सुमन पास हो गई और मैं लगभग फेल हो गया था, लेकिन भगवान ने हमें फिर से मिला दिया। अब हमारे घरों में हंसी गूंजती है। अनिल शादीशुदा है और खुश है। हमारी बेटी बड़ी हो रही है। कभी कभी वह पूछती है, पापा आप मलेशिया क्यों गए थे?
मैं मुस्कुराकर कहता तुम्हारी माँ के लिए और परिवार के लिए। और जब रात को सुमन के बगल में लेटा होता हूँ तो दिल में एक ही प्रार्थना रहती है, हे भगवान हम पे इतना प्यार और विश्वास हमेशा बनाए रखना, क्योंकि सच्ची मोहब्बत वही है जो शक के अंधेरे में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।